पार्टिकल एंड वेक्टर सम ऑफ लैम्डा ऑफ द पार्टिकल आपको कोलाइड किया किसी बी नाम के पार्टिकल के साथ जो। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट क्लास में हमने नीट एग्ज़ाम के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और जैसा मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग जेई एग्ज़ाम के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास में हम जेई के कुछ पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं जो कि रिसेंट ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अपने नोट्स निकाल लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। एक पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज q है, उसको एक्सेलरेट किया गया 50 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से। एक दूसरा पार्टिकल है b जिसका मास पहले वाले पार्टिकल का 4 टाइम है और चार्ज उसका सेम है, उसको एक्सेलरेट किया गया 2500 वोल्ट से। द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी। तो आप याद करिए, हमने क्लास में जब हमारी पहली क्लास हुई है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पे, तब हमने डिस्कस किया है कि किसी भी पार्टिकल का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, अगर उस चार्ज पार्टिकल को v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाता है तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखा जाता है लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2mq इंटू वी। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हो। हमारे पास यहाँ पे दो पार्टिकल हैं तो दोनों पार्टिकल के लिए लैम्डा ए और लैम्डा बी लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं लैम्डा ए, वो आ जाएगा आपके पास h डिवाइड बाय स्क्वायर रूट। जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका मास कितना दे रखा है m, उसका चार्ज कितना दे रखा है q, और उसको कितने पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया है 50 वोल्ट के पोटेंशियल से। लेट इट बी अ फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड सिचुएशन पढ़िए क्या दे रखी है दूसरे पार्टिकल के बारे में। दूसरे पार्टिकल का मास दे रखा है 4 टाइम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, 4m मास बोल रखा है उसका, और चार्ज उसका सेम है लेकिन उसको एक्सेलरेट किया गया है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2500 वोल्ट। ठीक है, अब बस रेशो पूछ रखा है लैम्डा ए और लैम्डा बी का, तो कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास क्या आता है। लैम्डा ए डिवाइड बाय लैम्डा बी, लैम्डा ए डिवाइड बाय लैम्डा बी। यहाँ पे जो लैम्डा बी का डिनोमिनेटर है वो एक्चुअली न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 4m स्क्वायर रूट के अंदर 2 4m इंटू क्यू इंटू 2500 एंड डिवाइड बाय जो ए का जो डिनोमिनेटर था वो यहाँ आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू उसका मास m था, चार्ज q था, और उसको 50 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से हमने एक्सेलरेट किया था। 2 से 2 कैंसिल, मास से मास कैंसिल, चार्ज से चार्ज कैंसिल, यहाँ से इसको इसके साथ कैंसिल करोगे तो ये कट जाएगा 50 पे। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 200। ठीक है, लैम्डा ए डिवाइड बाय लैम्डा बी, तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा ए डिवाइड बाय लैम्डा बी। इसका आप रूट खोलोगे तो आपके पास आ जाएगा 10 रूट 2, और 10 रूट 2 का वैल्यू लिखोगे तो 14.41 के अराउंड कुछ बनेगा, या 14 के अराउंड कुछ बनेगा। ओके, 14 के अराउंड वैल्यू बनेगा इसका। ठीक है, हेंस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ओके, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। दो इंडिविजुअली पार्टिकल दे रखे थे, दोनों को अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट किया था, दोनों के चार्जेस सेम थे लेकिन मासेस अलग अलग थे, तो सिंपली डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशो पूछा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है if the de Broglie wavelength of electron is equal to 10 raised to power minus 3 times the wavelength of a photon of frequency this, then the speed of electron is equal to। तो एक सिचुएशन उसने क्रिएट करके दी हमें कि इलेक्ट्रॉन का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो फोटोन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ का 10 raised to power minus 3 टाइम है, 10 raised to power minus 3 टाइम्स द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ठीक है, और उस फोटोन का फ्रिक्वेंसी दे रखा है। अगर उस फोटोन का वेवलेंथ पता है तो उसकी वेवलेंथ को इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी कैसे लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं c बाय फ्रिक्वेंसी ऑफ द फोटोन, बिकॉज जो फोटोन है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ भागता है, और इस साइड है हमारे पास लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे पूछ रखा है उसने देन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये जो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको लिख सकते हैं h डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रखी है इसलिए मैंने लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन टर्म्स ऑफ मास एंड वेलोसिटी रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ से हल्का सा थोड़ा सा टर्म्स को रीअरेंज करते हैं, तो आप देखेंगे आपके पास आ जाएगा एच न्यू डिवाइड बाय सी, एच न्यू डिवाइड बाय सी इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, एंड मास की जगह पे आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एच न्यू बाय सी, इन सब का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ठीक है, एक बार देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ओके, एच का वैल्यू हमें पता है
6.63 इंटू 10⁻⁻34, और जो फ्रिक्वेंसी इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है दैट इज 6 इंटू 10⁻14, 6 इंटू 10⁻14 दे रखी है, एंड डिवाइड बाय नीचे जो पैरामीटर्स हैं उसमें एक तो स्पीड ऑफ लाइट है 10⁻³ और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब 3 इंटू 10⁸ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻³ का भी एक फैक्टर था, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से सारी की सारी पावर्स को थोड़ा अरेंज करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ हमारे पास बन जाएगा 10⁻³ 10⁻31, ये बन जाएगा 34, 34 से 34 कैंसिल। ठीक है, ऊपर जो फैक्टर है हमारे पास उनको अरेंज करते हैं। यहाँ है हमारे पास 10⁸8, यहाँ है 10⁻14, इसके साथ काटेंगे तो 10⁻6 बचेगा, तो आपके पास आ जाएगा 6.63 इंटू 6 डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻9.1 इंटू 10⁻6 बचा हमारे पास। ठीक है, और ये जो फैक्टर है इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो कुछ, ये जो पूरा का पूरा फैक्टर है ऊपर बनेगा कुछ 36 के अराउंड, मतलब अगर रफली आइडिया लिया जाए तो 36 या 37 के अमाउंट कुछ अराउंड कुछ अमाउंट बनेगा, और नीचे 27 के अराउंड। तो इसको अगर कट करोगे तो 1.45 इंटू 10⁻6 के अराउंड ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, हेंस ऑप्शन बी, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, टू पार्टिकल्स मूव एट राइट एंगल टू ईच अदर, देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ आर λ1 एंड λ2। दो पार्टिकल हैं, एक लेट से एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है। ठीक है, दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ इंडिविजुअली दे रखी है। द पार्टिकल सफर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, दोनों पार्टिकल का कोलिजन हुआ और कोलिजन हुआ परफेक्टली इन इलास्टिक। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द फाइनल पार्टिकल इज। देखिए क्लास 11th के अंदर जब हम इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ते हैं तो वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि दोनों पार्टिकल कंबाइन होकर एक सिंगल पार्टिकल बन जाता है और वो एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करने लग जाते हैं। तो जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से कि एक पार्टिकल इस साइड चल रहा है, ठीक है, लेट्स से किस मोमेंटम के साथ, p1 मोमेंटम के साथ, और एक पार्टिकल लेट्स से उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में, लेट्स से p2 मोमेंटम के साथ। ठीक है, दोनों पार्टिकल किसी इस वाली जगह पे कोलाइड किए और कोलाइड करने के बाद एक सिंगल पार्टिकल बन गए, और वो जो सिंगल पार्टिकल होगा उसका जो मोमेंटम होगा, हमें पता है चाहे कोलिजन इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। इट मीन्स फाइनल पार्टिकल का जो मोमेंटम आएगा दैट इज p1 प्लस p2, दोनों का वेक्टर सम आएगा। ठीक है, फाइनल पार्टिकल का जो मोमेंटम आएगा दैट इज वेक्टर सम ऑफ द फर्स्ट मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल एंड वेक्टर सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द सेकंड पार्टिकल। ठीक है, अब फाइनल पार्टिकल का अगर मुझे मोमेंटम पता है, उसके मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ और उसको लिख दूंगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ की टर्म में, क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहीं ना कहीं पार्टिकल के मोमेंटम के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो आप यहाँ से जब इसका मोमेंटम लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में p1 और p2, एक आई कैप के लॉन्ग है और दूसरा लेट्स से जे कैप के लॉन्ग है। मान लेते हैं कि ये है आई कैप के लॉन्ग और ये है लेट्स से जे कैप के लॉन्ग, तो जो फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ जाएगा दैट इज p1 का स्क्वायर। ठीक है, p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर। ओके, और इस इक्वेशन में यहाँ पे जैसे मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल और मोमेंटम ऑफ द सेकंड पार्टिकल है, इसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम को भी लिख सकते हैं h डिवाइड बाय लैम्डा, जो फाइनल हमारे पास वेवलेंथ हो जाएगी, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, यहाँ आ जाएगा हमारे पास h डिवाइड बाय फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम मतलब h बाय लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस h, अच्छा h स्क्वायर आएगा h बाय लैम्डा 2 का स्क्वायर। यहाँ से h स्क्वायर कॉमन निकाल के इस वाले h के साथ कैंसिल कर दोगे तो आपके पास बन जाएगा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 बाय लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाय लैम्डा 2 का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वेयरिंग करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 बाय लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा 2 का स्क्वायर। हेंस देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास बन रहा है, 1 बाय लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाय लैम्डा 2 का स्क्वायर। ठीक है, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक तो कॉन्सेप्ट लगा, एक ये लगा कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो एक सिंगल पार्टिकल की तरह वो चलने लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है पार्टिकल मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी E हैज डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा। एक पार्टिकल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी E दे रखी है और उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा दे रखी है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा हमारे पास h डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 टाइम्स मास ऑफ द पार्टिकल इनटू जो भी काइनेटिक एनर्जी E दे रखी है। लेट इट बी अ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड सिचुएशन में क्या बोल रखा है
इफ एनर्जी डेल्टा ई इज एडेड टू इट्स एनर्जी द वेवलेंथ बिकम लैम्डा बाय 2। एक सेकंड सिचुएशन में कह रहा है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी ई है, इस एनर्जी के अंदर डेल्टा ई अमाउंट एनर्जी का ऐड कर दिया है, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो भी चेंज हो जाएगी। तो वेवलेंथ ऑफ कोर्स अगर एनर्जी ऐड करिए तो वेवलेंथ घटेगी, और घट के कितनी होगी, लैम्डा बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा h डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 टाइम्स द मास ऑफ पार्टिकल इनटू यहाँ हो जाएगा e प्लस डेल्टा ई। ठीक है, अच्छा ये सेकंड सिचुएशन बन गई हमारे पास। ठीक है, वहाँ से लैम्डा का जो वैल्यू है वो आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो जैसे वो वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो बहुत सारे कॉमन फैक्टर आप कैंसिल कर पाएंगे। सो वी आर रिमेनिंग विद, अगर हम वो फर्स्ट इक्वेशन से लैम्डा का वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा h डिवाइड बाय 2 का फैक्टर है और साथ में आ जाएगा स्क्वायर रूट 2m और इस वाली साइड पे राइट हैंड साइड पे पूरा का पूरा फैक्टर एज इट इज़ 2m, यहाँ पे e प्लस डेल्टा ई। ठीक है, आप यहाँ से h को कैंसिल कर पाएंगे, रूट 2m को कैंसिल कर पाएंगे। ठीक है, एंड वी आर रिमेनिंग विद 1/4, हमारे पास बचा 1/4। अगर दोनों साइड स्क्वेयरिंग करें, यहाँ आ गया e इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 1/e प्लस डेल्टा ई। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा e प्लस डेल्टा ई इज इक्वल टू 4e, और यहाँ से डेल्टा ई का वैल्यू आ जाएगा 3e। इसका मतलब कितना एनर्जी ऐड किया गया होगा सच दैट कि पार्टिकल का वेवलेंथ हाफ हो गया। तो अगर हम जैसे कि काइनेटिक एनर्जी रूट के अंदर थी, तो अगर काइनेटिक एनर्जी शुरू में ई थी तो वेवलेंथ आ रहा था लैम्डा। अगर काइनेटिक एनर्जी को हम e/4 कर देते तो इट मीन्स तभी उसका जो वेवलेंथ, सॉरी 4 टाइम ऑफ ई कर देते तभी उसका जो वेवलेंथ है वो 1/2 के फैक्टर से घटा। तो शुरू में ई थी तो 3e और ऐड करी होगी तभी उसकी एनर्जी 4e हुई होगी। ठीक है, अब देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रखा है एन इलेक्ट्रॉन विद इनिशियल वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू v नॉट आई कैप प्लस v नॉट j कैप is in an electric field E. If lambda naught is the initial de Broglie wavelength of the electron, its de Broglie wavelength at time t is given by। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में एक्चुअली आफ्टर टाइम t उसका de Broglie wavelength पूछा है। तो आफ्टर टाइम t उसका de Broglie wavelength क्या होगा उसको निकालते हैं। इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है पार्टिकल का, और जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज v वेक्टर इज इक्वल टू v नॉट आई कैप प्लस v नॉट j कैप। ठीक है, और इस वाले इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर किया। जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस वाले इलेक्ट्रॉन को एंटर करोगे तो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर लगेगी फोर्स की वजह से मिलेगी एक्सेलरेशन। उसी एक्सेलरेशन की वजह से पार्टिकल का या फिर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी चेंज होएगा। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम t क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम t क्या हो जाएगा, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज v वेक्टर प्लस जो एक्सेलरेशन मिलेगी, लेट्स से a एक्सेलरेशन मिला और आफ्टर टाइम t ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन जो मिलेगी उसका वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा v आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू v वेक्टर जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज v नॉट आई कैप प्लस v नॉट j कैप प्लस जो भी एक्सेलरेशन मिलेगा वो मिलेगा इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ k कैप के लॉन्ग, है ना। तो जो भी एक्सेलरेशन मिलेगा दैट इज इन जनरल जो फोर्स लगती है F इज इक्वल टू Q इंटू ई, और यहाँ से मास इंटू एक्सेलरेशन लिख के आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं QE, एंड एक्सेलरेशन आ जाएगी यहाँ से QE बाय m। तो यहाँ पे वो एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू आ जाएगा आपके पास Q की जगह आ जाएगा E कैपिटल E डिवाइड बाय m इंटू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है K कैप के लॉन्ग, और इस वाले ये वाला जो फील्ड है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन उसको मिलेगा वो k कैप के लॉन्ग मिलेगा। अब ये मेरे पास है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जिसमें आई कैप कंपोनेंट भी है, j कैप कंपोनेंट भी है, k कैप कंपोनेंट भी है। ये पार्टिकल का वेलोसिटी है आफ्टर टाइम t। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक t का फैक्टर भी आएगा। ये पार्टिकल का वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, मुझे इसका एक तो मैग्नीट्यूड निकालना है तभी मैं पार्टिकल का डी ब्रोगली वेवलेंथ बता सकता हूँ आफ्टर टाइम t। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम t उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आ जाएगा v नॉट का स्क्वायर प्लस v नॉट का स्क्वायर प्लस तीसरा कंपोनेंट क्या दे रखा है स्मॉल e कैपिटल E बाय m इंटू टी, यानी कि स्मॉल e कैपिटल E t डिवाइड बाय m और इसका स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते तो आपके पास बन जाएगा यहाँ से 2 v नॉट का स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा e स्क्वायर कैपिटल E स्क्वायर डिवाइड बाय m स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये पार्टिकल का वेलोसिटी आफ्टर टाइम t पता चल गया, हमें उसका मैग्नीट्यूड पता चल गया। अब हम उस पार्टिकल का वेवलेंथ लिखते हैं आफ्टर टाइम t। ठीक है,
आफ्टर टाइम टी उसका वेवलेंथ लिखते हैं तो आपके पास हो जाएगा लैम्डा आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय मास ऑफ द पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम टी, ठीक है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड। ये जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लैम्डा ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम टी आ जाएगा एच डिवाइड बाय मास इनटू यहाँ आ जाएगा 2v0 का स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कैपिटल ई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाय मास का स्क्वायर एंड यहाँ आ जाएगा आपके पास दैट्स इट, ऊपर 1/2 पावर भी आएगी। ओके अच्छा, यहाँ से जो चीज़ कॉमन निकाली जा सकती है दैट इज़ 2v0 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकालना चाहते हैं। जब हम 2v0 का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 2 रूट से बाहर आएगा तो √2 आ जाएगा, v0 स्क्वायर बाहर आएगा तो सिंपली v0 आ जाएगा। सो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा जिसमें लैम्डा ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम टी आ जाएगा दैट इज h डिवाइड बाय मास ऑफ द पार्टिकल इंटू √2 इंटू v0 और बाकी ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा दैट इज 1 प्लस ई कैपिटल ई, अच्छा ई स्क्वायर कैपिटल ई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाय मास एंड 2 इंटू v0 स्क्वायर इंटू मास का स्क्वायर और उसकी पावर हाफ। अच्छा, ये जो h बाय m√2v0 है ये एक्चुअली उस पार्टिकल का इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ है। कैसे? क्योंकि इनिशियली पार्टिकल का जो वेलोसिटी दे रखा था दैट इज v0 हाई कैप प्लस v0 जे कैप दे रखा था। यहाँ से इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर आप लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा v0 स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर, या फिर मैं बोल सकता हूँ √2v0। अब अगर मैं शुरू वाली उसकी वेवलेंथ लिखूँ जिसको मैं लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा h डिवाइड बाय पार्टिकल का मास इनटू उसकी शुरू वाली वेलोसिटी है √2v0। इसका मतलब यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा फैक्टर है वो कहीं ना कहीं लैम्डा नॉट से रिलेटेड है। तो इस पूरे के पूरे फैक्टर को लिख देता हूँ लैम्डा नॉट, तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा टी इज इक्वल टू लैम्डा नॉट डिवाइड बाय 1 प्लस ई स्क्वायर कैपिटल ई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m v0 स्क्वायर m स्क्वायर, इसकी पावर हो जाएगी हाफ। ठीक है, ओके तो ये फाइनली उस पार्टिकल का डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा आफ्टर टाइम टी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एन इलेक्ट्रॉन अ डबली आयनाइज्ड हीलियम माने अल्फा पार्टिकल। डबली आयनाइज्ड हीलियम का मतलब होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमने आयनाइज कर मतलब बाहर निकाल दिया उसके ऑर्बिट्स में तो बचेगा अल्फा पार्टिकल। एंड प्रोटॉन आर हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी, द रिलेशन बिटवीन देयर रिस्पेक्टिव डी ब्रोगली वेवलेंथ। हमें पता है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो किसी भी पार्टिकल का जिसका मास m हो उसकी काइनेटिक एनर्जी के साथ कुछ इस तरीके से रिलेटेड है, मास ऑफ द पार्टिकल इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, इट मीन्स कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इज इनवर्सली रिलेटेड विद द मास ऑफ द पार्टिकल। जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ उतनी ही कम होगी, जिसका मास जितना कम होगा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटर पार्टिकल है, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद अल्फा पार्टिकल। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन का जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगा, प्रोटॉन का फिर उसके बाद होगा, और लास्ट में जो सबसे कम डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा दैट इज ऑफ अल्फा पार्टिकल। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो सिंपली कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है अ पार्टिकल ऑफ मास m a नाम का पार्टिकल है जिसका मास है m/2 मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी v0 कोलाइड इलास्टिकली। ये वर्ड पे फोकस करना, कोलाइड कैसे किए हैं, इलास्टिकली कोलाइड किए हैं या इनइलास्टिकली कोलाइड किए हैं। ठीक है, विद अनदर पार्टिकल b एट रेस्ट, दूसरा पार्टिकल रेस्ट पे है जिसका मास दे रखा है mb यानी कि m/3। दोनों पार्टिकल मूव करने लग गए कोलिजन के बाद अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो इंडिविजुअली मूव करेंगे। After the collision, the change delta lambda in de Broglie wavelength of a particle A in terms of de Broglie wavelength lambda naught before collision। तो देखते हैं, इनिशियली अगर मुझे पार्टिकल का वेवलेंथ लिखना होता A नाम के पार्टिकल का तो उसका इनिशियल वेवलेंथ लिखता लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय मास ऑफ द पार्टिकल। A पार्टिकल का मास कितना है m/2। इनिशियली वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, v0 के साथ, तो उसका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है दैट इज 2h बाय m/0। ये इनिशियल सिचुएशन है। ठीक है, इसको साइड में लिख के रख लेते हैं। अब अगली सिचुएशन पे आते हैं। अब ये पार्टिकल कोलाइड किया किसी b नाम के पार्टिकल के साथ जो कि रेस्ट पे है। कोलाइड करने के बाद पार्टिकल a की वेलोसिटी में थोड़ा बदलाव आया होगा। कितना बदलाव आया होगा, इलास्टिक कोलिजन आपने क्लास 11th में पढ़ा है तो उसमें आपने एक ही चीज़ सीखी है कि कोलिजन के बाद v1 कैसे फाइंड करते हैं और कोलिजन के बाद v2 कैसे फाइंड करते हैं। मैं उसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। आफ्टर कोलिजन फर्स्ट पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है दैट इज m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 माने फर्स्ट पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2 टाइम्स द मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। क्योंकि दूसरा पार्टिकल रेस्ट पे है तो ये टर्म तो खैर कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा। ठीक है, पहले पार्टिकल का मास गिवन है, दूसरे पार्टिकल का मास गिवन है,
पहले पार्टिकल का वेलोसिटी गिवन है, बस वो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमारे पास आ जाएगी कोलिजन के बाद ए नाम के पार्टिकल की वेलोसिटी, वहाँ से वेलोसिटी से हम उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड कर लेंगे, जो कि फाइनल डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा, और फिर चेंज फाइंड करना है। ठीक है, सो पार्टिकल ए का जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा, दैट इज पार्टिकल ए का मास कितना है m/2, बी का मास कितना है m/3, नीचे क्या आ जाएगा m/2 प्लस m/3 इनटू पार्टिकल ए का जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है दैट इज v0। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो वी ए का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा m/6। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा m/6, नीचे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5m/6, 6 से 6 कैंसिल, m से m कैंसिल, आपके पास आ गया v0। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर कोलिजन आ जाएगी v0/5। ठीक है, कोलिजन के बाद पहले पार्टिकल की वेलोसिटी जो है, जो शुरू में v0 थी, अब वो v0/5 हो गई। ठीक है, अच्छा, पार्टिकल ए का वेलोसिटी पता चल गया आफ्टर कोलिजन, तो पार्टिकल ए का वेलोसिटी डी ब्रोगली वेवलेंथ लिख सकते हैं फाइनल, जिसको लैम्डा फाइनल लिख रहा हूँ, दैट इज h डिवाइड बाय मास ऑफ द पार्टिकल ए, दैट इज m/2 इनटू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फाइनली जो उसका वेलोसिटी है दैट इज v0/5। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा फाइनल आ गया, लैम्डा फाइनल आ जाएगा मेरे पास 10h डिवाइड बाय m इंटू v0। ठीक है, क्लियर है। तो ये है फाइनल वेवलेंथ, और यहाँ पे मैंने उसका इनिशियल वेवलेंथ लिखा था। इनिशियल वेवलेंथ कितना था 2h/mv0, और फाइनल वेवलेंथ जो आया है दैट इज 10h/mv0। मुझे चेंज फाइंड करना है, तो चेंज कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा इनिशियल। फाइनल आया है 10h/mv0 माइनस इनिशियल आया है 2h/mv0, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 8h/mv0। ठीक है, यहाँ से अगर आप 4 को साइड पे कर लो तो यहाँ बचेगा 2h/mv0। ये जो 2h/mv0 है, ये उसका इनिशियल वेवलेंथ था, दैट इज लैम्डा। इसका मतलब वेवलेंथ के अंदर जो चेंज आया डेल्टा लैम्डा, दैट इज 4 टाइम्स दैट ऑफ लैम्डा। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन बन रहा है इस क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन में ऑप्शन बन रहा है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। एक्चुअली मैंने उसको लैम्डा लिखा, उसने लैम्डा नॉट बोल दिया है, तो यहाँ लैम्डा नॉट कर देते हैं इस चीज़ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अ पार्टिकल इज मूविंग 5 टाइम एज फास्ट एज इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर वी है तो उस पार्टिकल का वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का 5 टाइम है। इसका मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी वीपी इज इक्वल टू 5 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सिचुएशन गिवन है। द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पार्टिकल का डी ब्रोगली वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ के साथ रेशियो दे रखा है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल डिवाइड बाय डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे, h डिवाइड बाय मास ऑफ द पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिवाइड बाय h डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन का कैसे लिखेंगे, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। h से h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब हमसे पूछा है उस पार्टिकल का मास, और ये रेशियो आपको गिवन है। ठीक है, ये रेशियो कितना दे रखा है 1.878 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी पता है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के बीच का रिलेशन दे रखा है, वो पुट कर देते हैं मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ द पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के बारे में बोल रखा है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का 5 टाइम है, तो इसको 5 टाइम कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यहाँ से हमें मास ऑफ द पार्टिकल ही फाइंड करना है। मास ऑफ द पार्टिकल को लेफ्ट हैंड साइड ले चलते हैं और बाकी सब उठा के दूसरी साइड ले चलते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू, ऊपर है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻⁻³ डिवाइड बाय 5 इंटू 1.878 और कुछ है 10 की पावर में, यस 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴। यहाँ से इसका जो वैल्यू आ जाएगा मास ऑफ द पार्टिकल, इस फैक्टर को अप्रॉक्सीमेटली इसके साथ कैंसिल आउट कर सकते हो, बाकी देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ से आएगा 10⁻⁻27 इंटू 10⁻⁻27। अब देखते हैं 27, हाँ ऑप्शन है, और यहाँ से आ जाएगा आप जब इस फैक्टर को सॉल्व करोगे, सो यू हैव 0.97 के अराउंड कुछ बनेगा, लेकिन अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 9.7 इंटू 10⁻⁻28 किलोग्राम। ये आ जाएगा मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, ओके देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि ऊपर वाला जो फैक्टर था वो 9.1 था और नीचे वाला फैक्टर हल्का सा उससे ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो जिस वजह से जो आंसर आएगा वो 0 समथिंग में आएगा। ओके, कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इन 3 डायमेंशन इज 300 केल्विन, द कॉरस्पॉन्डिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली एट 300 केल्विन। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रखी हैं। आप याद करिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी आइडियल गैस या मॉलिक्यूल की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय स्क्वायर रूट, वैसे तो फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स मास ऑफ द पार्टिकल इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। लेकिन अगर हम आइडियल गैस की केटीजी का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को कंसीडर करें तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है दैट इज के इज इक्वल टू 3/2, क्योंकि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3 डायमेंशन में, और पर डिग्री ऑफ फ्रीडम उसको जो काइनेटिक एनर्जी मिलता है दैट इज हाफ KBT। तो इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे 3 KBT, ये जो के का वैल्यू यानी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास लैम्डा आ जाएगा h डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3m KBT। आपको KB यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू भी दे रखा है, टेम्परेचर का वैल्यू भी दे रखा है, एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी दे रखा है। ठीक है, ओके, तो आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है और लैम्डा का वैल्यू निकालना है। पुट करते हैं सारी की सारी वैल्यूज़, तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h यानी 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻23 एंड टेम्परेचर के बारे में बोल रखा है 300 केल्विन। ये पूरा का पूरा फैक्टर जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ 6.26 इंटू 10⁻9 के अराउंड आपका आंसर आएगा, 6.26 इंटू 10⁻9, और इसको अगर ये मीटर्स में आएगा, इसको अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 6.26 इंटू सिंपली नैनोमीटर में इसको लिख सकते हो 6.26 नैनोमीटर। ठीक है, ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो स्टेटमेंट दे रखी है और पूछ रखा है कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। 2 photons हैविंग इक्वल लीनियर मोमेंटम हैव इक्वल वेवलेंथ। ऑफ कोर्स दो पार्टिकल हैं, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है कहीं ना कहीं वो मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर दो पार्टिकल का मोमेंटम सेम है तो ऑटोमेटिकली दोनों पार्टिकल का डी ब्रोगली वेवलेंथ भी सेम होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, और फोटोन के बारे में बोल रखा है, दो फोटोन का लीनियर मोमेंटम सेम है तो इक्वल वेवलेंथ होएगी उनकी। क्लियर, आगे पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 2, if the wavelength of the photon is decreased then its momentum and energy of the photon will decrease। देखिए, वेवलेंथ के डिक्रीज होने से मोमेंटम घटेगा, ये तो खैर यही फॉर्मूला आपको बता रहा है। वेवलेंथ के डिक्रीज होने से मोमेंटम इंक्रीज होएगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। पहली स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगी। एनर्जी ऑफ द फोटोन विल ऑल्सो डिक्रीज, वेवलेंथ के घटने से फ्रिक्वेंसी बढ़ती है और फ्रिक्वेंसी के बढ़ने से फोटोन का एनर्जी बढ़ता है। स्टेटमेंट 1 तो सही है लेकिन स्टेटमेंट दूसरी गलत है, हेंस ऑप्शन सी। Statement 1 is true and statement 2 is false. Next question देखते हैं। The de Broglie wavelength associated with an electron and proton were calculated by accelerating them through same potential of 100 volt. What should be the ratio of their wavelength? ठीक है, दोनों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। क्या कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया है और पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट दे रखा है। व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ। तो पहले नंबर पे उसने बोल रखा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस v। प्रोटॉन के लिए लिखेंगे लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू h डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस v। दोनों का आप रेशो लेना चाहते हैं, जब रेशो लेंगे तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू v डिवाइड बाय 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू v। v से v कैंसल, 2 से 2 कैंसल। अब जो मास ऑफ प्रोटॉन है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपको दे रखे। अच्छा, चार्ज भी दोनों पे सेम होता है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास आपको गिवन है इन एटॉमिक मास यूनिट 1.00727 एंड डिवाइड बाय जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास भी गिवन है 0.00055। ठीक है, ये रेशियो आपको कैलकुलेट करना है और इस रेशियो को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर है कुछ 43:1 के राउंड बनेगा, क्योंकि ऊपर वाला फैक्टर बड़ा है। तो जो रेशियो आपके पास आएगा लैम्डा ई डिवाइड बाय लैम्डा फॉर प्रोटॉन इज इक्वल टू 43:1। ठीक है, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है,
एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट। मतलब अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन को दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया। आफ्टर दिस देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ आर लैम्डा अल्फा एंड लैम्डा पी रिस्पेक्टिवली। मतलब दोनों की वेवलेंथ दे दी और दोनों की वेवलेंथ का रेशो पूछ रखा है। तो वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन अगर हम लिखें तो उसको लिखेंगे h डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और v वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। अल्फा पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा h डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 टाइम्स मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू v। अब रेशो पूछ रखा है, तो दोनों को कर देते हैं डिवाइड, कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास स्क्वायर रूट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्योंकि दोनों को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया है तो v दोनों के लिए सेम है, वो भी कैंसिल आउट हो गया, डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब हमें पता है अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो होता है 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ आ जाएगा 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। जो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है वो 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन ये सब कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा पी बाय लैम्डा अल्फा, लैम्डा पी डिवाइड बाय लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा आपके पास रूट के अंदर 8 का फैक्टर बचेगा, रूट के अंदर आ जाएगा आपके पास 8, रूट 8 को आप लिख सकते हैं 2 रूट 2 लैम्डा पी डिवाइड बाय लैम्डा अल्फा, लैम्डा पी डिवाइड बाय लैम्डा अल्फा और 2 इंटू इसका वैल्यू होता है 1.41, अप्रॉक्सीमेटली लैम्डा पी डिवाइड बाय लैम्डा अल्फा बन जाएगा आपके पास 2.8 के राउंड। ठीक है, सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन बन रहा है, यहाँ से ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्या पूछ रखा है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड प्रोटॉन ऑफ मास mp, दोनों के मासेस के बारे में कंपैरिजन दे रखा है कि जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास का 1836 टाइम है, आर मूविंग विद द सेम स्पीड, दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो h डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लैम्डा ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे तो वो लिखेंगे h डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। अब जरा देखिए किस किस चीज़ का रेशियो पूछा है, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो लिख लेते हैं लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, प्रोटॉन अगर नीचे है तो mp vp ऊपर जाएगा, डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक चीज़ और सुनिए ध्यान से, उसने क्या बोला, आर मूविंग विद सेम स्पीड, अगर सेम स्पीड के साथ है तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, ये फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एक बार देख लीजिए, लैम्डा ऊपर है प्रोटॉन नीचे है तो ऑफ कोर्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा और प्रोटॉन का मास ये दे रखा है, इसका मतलब उसने रेशियो पूछ रखा है और रेशियो आ जाएगा 1836, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन अल्फा पार्टिकल एंड अ कार्बन 12 एटम हैज सेम काइनेटिक एनर्जी के, द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, कार्बन एटम के बारे में बोल रखा है और अल्फा पार्टिकल के बारे में बोल रखा है और सेम काइनेटिक एनर्जी बता रखी है, तो रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है। अल्फा पार्टिकल का जब काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो h डिवाइड बाय, अच्छा काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी वाला ही रिलेशन यूज़ करना है, वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 टाइम्स द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। सिमिलरली नेक्स्ट पार्टिकल है कार्बन 12, कार्बन 12 के लिए लिख लेते हैं C12, वो आ जाएगा h डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 टाइम्स द मास ऑफ C12 इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ C12। ठीक है, ये हमें गिवन है। ओके, और हमसे इन दोनों का रेशो पूछ रखा है तो रेशो ले लेते हैं, रेशो लेंगे तो ये वाला फैक्टर भाग के ऊपर चला जाएगा, h से h कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी भी सेम है तो वो फैक्टर भी खैर कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग, मास ऑफ कार्बन एटम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार्बन एटम डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पे भी अल्फा आएगा। ओके, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखी तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब जो कार्बन एटम है उसका जो मास है, क्योंकि उसके अंदर 12 न्यूक्लियॉन्स हैं और जो अल्फा पार्टिकल उसके अंदर 4 न्यूक्लियॉन्स हैं, तो कहीं ना कहीं कार्बन 12 का जो मास होगा वो अल्फा पार्टिकल के मास से 4 टाइम होगा, तो इसको लिखा जा सकता है 3 टाइम्स द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा √3:1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है,
कार्बन के अंदर 12 न्यूक्लियाई हैं, अल्फा पार्टिकल के अंदर 4 न्यूक्लियाई हैं, तो कहीं ना कहीं 3 टाइम्स ज़्यादा न्यूक्लियाई हैं कार्बन 12 के अंदर, इसलिए उसका जो मास होगा वो उससे 3 टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है। प्रोटॉन की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी और इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी उसका रेशियो फाइंड करना चाहते हैं। तो रेशियो हो जाएगा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखी है तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 2 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि बोल रखा है कि काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है तो ये फैक्टर तो खैर कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। लैम्डा ऑफ पी डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ ई आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय जो मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है वो दे रखा है 1849 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैंसिल आउट हो गया, 1 बाय रूट के अंदर 1849 मतलब ये 43 का रूट है, तो मेरे पास आ जाएगा लैम्डा ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 बाय 43। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसका ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज सेम एज दैट ऑफ अ फोटोन इफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 25% द वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो बोला वो लिखते हैं। एक तो उसने ये चीज़ बोल रखी कि दोनों की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो सेम है, तो पहले मैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन की, वो हो जाएगी h डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से फिर से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से यहाँ बन जाएगा mv², और काइनेटिक एनर्जी से इसको लिखा जा सकता है 2 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ये जो नीचे वाला फैक्टर है जिसमें mv² आ रहा है इसको लिखा जा सकता है h वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको लिख लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2ke से। ठीक है, ये लेट इट बी अ फर्स्ट सिचुएशन। अब सेकेंड सिचुएशन में क्या बोल रखा है, अच्छा फोटोन का वेवलेंथ लिखते हैं। तो फोटोन का जो वेवलेंथ लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन दैट इज h डिवाइड बाय उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी को टोटल एनर्जी E से लिखेंगे, और E हो जाएगा हमारे पास मोमेंटम आएगा, मोमेंटम में आ जाएगा E डिवाइड बाय C, तो ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन जिसको हमने E से लिख रखा है। और इन्हीं दोनों का रेशियो पता करना है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ बराबर दे रखी है तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ये लेट इट बी अ सेकंड इक्वेशन, क्योंकि उसने बोल रखा है कि लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लैम्डा ऑफ फोटोन एक दूसरे के इक्वल हैं, अगर इक्वल हैं तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा h वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, इस साइड आ जाएगा hc डिवाइड बाय, और यहाँ आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन को मैंने EP या फिर E से लिखा है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी एक केस दे रखा कि इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट का 25% है, यानी c/4, तो इसको लिख सकते हैं hc/4 डिवाइड बाय 2 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू hc/EP। ठीक है, hc से hc कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया यहाँ से 1/8 काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/EP। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 1/8 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय EP। ठीक है, और आई थिंक यही पूछ रखा था उसने, दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशो। आंसर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। ठीक है, 1:8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 2 सोर्सेज ऑफ लाइट एमिट with a power of 200 watt, the ratio of number of photons of visible light emitted by each source having wavelength 300 nanometer and 500 nanometer। इन जनरल किसी भी सोर्स से जिसका पावर P है उससे जो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड एमिट होते हैं उनको लिखा जा सकता है n डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ दैट सोर्स, और एनर्जी को लिखा जा सकता है क्योंकि फोटोन है तो फोटोन की एनर्जी हो सकती है hc/λ। अब जो दोनों के दोनों सोर्सेज हैं दोनों का पावर सेम है, नीचे वाला फैक्टर ऑलरेडी दोनों के लिए सेम है, h और c दोनों कांस्टेंट है, पावर भी सेम होगी। इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन जो आएंगे सोर्स से वो कहीं ना कहीं वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फर्स्ट सोर्स से जो नंबर ऑफ फोटोन्स आएंगे पर सेकंड n1, और दूसरे से जो आएंगे दैट इज n2, दोनों का जो रेशो हो जाएगा दैट इज 300 डिवाइड बाय 500, क्योंकि पहले वाले सोर्स के लिए वेवलेंथ 300 नैनोमीटर दे रखी है, दूसरे वाले के लिए 500 दे रखी है, तो आंसर आ जाएगा 3:5 ऑप्शन डी। ठीक है, 2024 का जेई का क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर लैम्डा एंड 2 लैम्डा। ठीक है, तो जो भी बोल रहा है पहले वो लिखते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज h डिवाइड बाय, क्या चीज़ पूछ रखी है, वेलोसिटी पूछ रखी है, तो हमेशा वो फॉर्मूला चूज करना है जिसके अंदर वेलोसिटी अपीयर हो, तो मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। दूसरा अल्फा पार्टिकल के बारे में बोल रखा है,
डी ब्रोगली वेवलेंथ अल्फा अल्फा पार्टिकल के बारे में बोल रखा है, दैट इज h डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, दोनों का रेशो ले लेते हैं, रेशो लेते हैं लैम्डा पी डिवाइड बाय लैम्डा एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा लैम्डा पी डिवाइड बाय लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा मास ऑफ अल्फा वेलोसिटी ऑफ अल्फा डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। अब हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का 4 टाइम होता है, तो 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा हम निकालना चाहते हैं एंड डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन एज इट इज़ इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन एज इट इज़। मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल, तो हमारे पास इस वाली सिचुएशन में आ गया लैम्डा ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ अल्फा डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन दे रखा है हमें लैम्डा और लैम्डा ऑफ अल्फा दे रखा हमें 2 लैम्डा। एक बार ध्यान से देखिए, प्रोटॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो लैम्डा बोल रखी है और अल्फा पार्टिकल का जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो 2 लैम्डा बोल रखा है। ठीक है, तो दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, लैम्डा एंड 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4 वी अल्फा डिवाइड बाय वी पी। ठीक है, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, आपके पास आ गया 1:8 इज वी अल्फा डिवाइड बाय वी पी। हमारे पास आ गया अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की वेलोसिटी का रेशो, लेकिन देखते हैं उसने पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, उसने उल्टा पूछ रखा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अल्फा हो जाएगी 8:1। ठीक है, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड v एंड फोटोन मूविंग विद स्पीड c हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ फोटोन। फिर से लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय यहाँ आ जाएगा 2 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए रिलेशन आ गया। सिमिलरली दूसरा पार्टिकल दे रखा है फोटोन, तो फोटोन के लिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखेंगे लैम्डा एफ वो हो जाएगी एच सी, क्योंकि नीचे एनर्जी आएगा और एनर्जी को लिखा जा सकता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, अब उसने कहा कि ये दोनों चीज़ें बराबर है, मतलब लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ फोटोन हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, h इंटू वी, वी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। रेशियो किसका पूछ रखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ फोटोन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर आना चाहिए, फोटोन नीचे आना चाहिए, इसलिए इस पूरे फैक्टर को इधर ले आइए, तो आपके पास आ जाएगा v डिवाइड बाय 2c इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस वाली क्लास में हम लोगों ने जेई एग्ज़ाम के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि रीसेंट ईयर में 2019 में, 20 में, 21 में, 22, 23 या फिर 24 में पूछे गए, जो कि थोड़े ट्रिकी थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको हमने डिस्कस किया। ठीक है, लास्ट वाली क्लास में हमने नीट एग्जाम के कुछ पीवाईक्यू डिस्कस किए थे और आपने इन क्वेश्चंस को एनालाइज करके यही फिगर आउट किया होगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो जेई एग्जाम में थोड़े से ट्रिकी हैं, जिनमें आपको फर्दर 2-3 इक्वेशंस बनती हैं, उनको रिलेट करके फिर आप फाइनल आंसर पे पहुंच पाते हैं। लेकिन नीट एग्जाम के क्वेश्चन डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड होते हैं, अगर आपने एग्जाम के अंदर फार्मूला रिकॉल कर लिया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फिर उससे जो नेक्स्ट क्लासेस हमारी आती रहेंगी उनमें फिर से जेई और नीट एग्जाम के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।